नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आरबीआई ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क जारी किया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक ने शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। हम जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इसी के साथ सबसे पहले कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल जिले में और नियंत्रण रेखा यानी LOC पर लड़ा गया था। पाकिस्तानी सेना द्वारा LOC के भारतीय हिस्से में मशको घाटी, द्रास, काकसर और टाइगर हिल क्षेत्रों में कई चौकियों पर कब्जा करने की वजह से यह युद्ध शुरू हुआ था। साथ ही यह युद्ध 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद शुरू हुआ। लाहौर घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य अलग अलग मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को दूर करना था। इस ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कारगिल विजय के उपलक्ष्य में कारगिल में द्रास युद्ध स्मारक और नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण भी किया गया है। इन्हें कारगिल युद्ध और अन्य युद्धों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। साथ ही खबर के अंत में कारगिल युद्ध के बाद जो सैन्य सुधार किए गए हैं उस बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। युद्ध के बाद कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सैन्य और इंटेलिजेंस संबंधी कई सुधार किए गए। साल 2002 में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन किया गया। इसके अलावा एक समर्पित तकनीकी खुफिया एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन गठित किया गया था। सरकार को सिंगल पॉइंट सैन्य सलाह प्रदान करने के लिए 2019 में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। इसके अलावा त्रिसेवा कमान, अंडमान और निकोबार कमान भी गठित की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम के मोइदम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट है। मोइदम्स को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान की गई। यह सत्र नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के 1972 के विश्व धरोहर कन्वेंशन में शामिल होने के बाद भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति के सत्र की मेजबानी कर रहा है। मोइदम्स असम की तीसरी विश्व धरोहर साइट और सांस्कृतिक श्रेणी में पहली विश्व धरोहर साइट है। असम की दो अन्य विश्व धरोहर साइट्स हैं, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इस ओर आपके जानने योग्य बात यह भी है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल साइट्स की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और अहोम मोइदम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोइदम्स अहोम राजाओं, रानियों और कुलीन लोगों के कब्रगाह टिले हैं। हालांकि मोइदम्स ऊपरी असम के सभी जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन अहोमों की पहली राजधानी चराई देव अहोम के लगभग सभी शाही लोगों का कब्रिस्तान थी। इन मोइदम्स की तुलना अक्सर मिस्र के पिरामिडों से भी की जाती है। इस ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य के संस्थापक छौलुंग सुख्फा ने पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में स्थित चराई देव में अपनी पहली राजधानी बनाई थी। मोइदम्स के बारे में जानने के बाद अब मोइदम्स की स्थापत्य संबंधी विशेषताएं क्या क्या है, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। मोइदम का बाहरी भाग अर्ध गोलाकार होता है।
मोइदम का आकार मामूली टीले से लेकर एक छोटी पहाड़ी जितनी ऊंचाई तक का हो सकता है। इनका आकार दफनाए गए व्यक्ति की सत्ता, दर्जा और उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। मोइदम में 3 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। एक गुंबदकार कक्ष जिसमें बीच में एक ऊंचा चबूतरा होता है, यहाँ शव को रखा जाता है। इसके अलावा मिट्टी का एक अर्ध गोलाकार टीला जो ईंट की संरचना वाले कक्ष को ढके रहते हैं। ईंट की इस संरचना के ऊपर प्रतिवर्ष चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है और टीले के आधार के चारों ओर अष्टकोणीय दीवार होती है। इसके पश्चिम में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार भी होता है। अंत में यूनेस्को विश्व धरोहर साइट्स क्या हैं, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर साइट्स उत्कृष्ट सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के स्थल होते हैं। इन्हें मानवता के लिए सार्वभौमिक मूल्य का माना जाता है। इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कन्वेंशन 1972 के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए साइट्स को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना चाहिए। साथ ही संबंधित साइट को चयन संबंधी 10 मानदंडों में कम से कम एक को अवश्य पूरा करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबीज के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया। ये फ्रेमवर्क मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई यानी सुपरविजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF की जगह लेगा और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीज के त्वरित करेक्टिव एक्शंस PCA फ्रेमवर्क को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs पर लागू फ्रेमवर्क के जैसा ही बनाया गया है। इसी के साथ यूसीबी PCA फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। इसका उद्देश्य अधिक सटीकता और लचीलेपन के साथ शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय संकट को दूर करना है। ये फ्रेमवर्क टियर 2, टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा। हालांकि ये ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन में रखे गए शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा। शहरी सहकारी बैंकों को उनकी पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभ जैसे मानदंडों के आधार पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। खराब वित्तीय स्थिति और मिसमैनेजमेंट वाले उन शहरी सहकारी बैंकों को इस फ्रेमवर्क के तहत लाया जा सकता है जिन्होंने जोखिम की सहन सीमा पार कर ली है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क से बाहर निकलना और प्रतिबंधों को वापस लेना। यदि कोई शहरी सहकारी बैंक लगातार 4 तिमाही के वित्तीय विवरणी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी पैरामीटर में जोखिम सीमा को पार नहीं करता है तो उस बैंक पर से PCA फ्रेमवर्क की निगरानी हटा ली जाएगी। इसके साथ ही शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीज के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। इनकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी GNPA काफी अधिक है। साथ ही इन पर भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार यानी राज्य सरकार दोनों का नियंत्रण है। इससे इनका कामकाज प्रभावित होता है। इनका प्रबंधन पेशेवर लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। हाल ही में इन्हें लघु वित्त बैंकों SFB, फिनटेक आदि के साथ भी अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनके कस्टमर लगभग समान है। इतना ही नहीं, अधिकतर ऐसे शहरी सहकारी बैंक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में ही स्थित है और देश के अन्य राज्यों में इनकी उपस्थिति बहुत कम है। इसी के साथ खबर के आखिर में शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबीज के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे तो शहरी सहकारी बैंकों की कोई औपचारिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आमतौर पर अर्बन और सेमी अर्बन क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। इन बैंकों की बैंकिंग गतिविधियां जैसे कि लाइसेंसिंग, संचालन का क्षेत्र आदि आरबीआई द्वारा शासित होती हैं। वहीं पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा और व्यवसाय बंद करने जैसी गतिविधियां राज्य सरकारों द्वारा शासित होती हैं। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। पहला है टियर 1। इसमें सभी यूनिट यूसीबीज और वेतन भोगी यूसीबीज तथा 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य सभी यूसीबीज शामिल होते हैं। दूसरा है टियर 2। 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबीज इसमें शामिल होते हैं। तीसरा है टियर 3।
इसमें 1,000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले यूसीबीज शामिल होते हैं। और चौथा है टियर 4। इसमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले सभी यूसीबीज आते हैं। अब रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के आयोजन के अवसर पर हस्ताक्षर किए गए। खबर की शुरुआत में सांस्कृतिक संपदा समझौते के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना और उस पर अंकुश लगाना है। यह समझौता भारतीय मूल की कुछ पुरातात्विक सामग्री और एथनोलॉजिकल सामग्री के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पुरावशेषों की त्वरित जब्ती और उन्हें भारत वापस लाने में सहायता करेगा। इस समझौते के महत्व की बात करें तो इससे सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यटन, शैक्षिक ज्ञान आदि को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब समझते हैं पुरावशेषों की तस्करी रोकने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पहले जानते हैं वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयासों के बारे में। सांस्कृतिक संपदा के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने और रोकथाम करने वाले साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के अनुच्छेद 9 में अवैध तस्करी को रोकने के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा काशी कल्चर पाथवे नाम से G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का आउटकम डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया। इसमें पुरातात्विक सामग्रियों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी वैश्विक गठबंधन का समर्थन किया गया है। भारत में किए गए प्रयासों की बात करें तो पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 3 भारत के बाहर पुरावशेषों के निर्यात पर रोक लगाती है। इसके साथ ही यदि अन्य देशों में भारतीय पुरावशेषों का पता चलता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI उन देशों के साथ समन्वय करने और पुरावशेषों को देश में वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। इस ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1976 से अब तक विदेशों से 357 पुरावशेष वापस भारत लाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। विश्व बैंक ने शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है और बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने या ड्रॉप आउट की दर बढ़ती जा रही है। खबर की शुरुआत में इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इनमें से पहला है जलवायु नीति एजेंडा में शिक्षा की उपेक्षा की गई है। साल 2020 में जलवायु संबंधी आधिकारिक विकास सहायता का 1.3% से भी कम हिस्सा शिक्षा क्षेत्र को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा औसतन 3 NDCs यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में से एक से भी कम में शिक्षा क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरा बिंदु है स्कूलों का बंद होना। 2005 से 2024 के दौरान चरम मौसम की कम से कम 75% घटनाओं के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे। इससे 50 लाख या इससे भी अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई थी। इस ओर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि दुनिया भर में 99% से अधिक बच्चे कम से कम एक प्रमुख जलवायु और पर्यावरणीय खतरे, आपदाओं आदि का सामना करते हैं। इसके अलावा बढ़ते तापमान का लर्निंग आउटकम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परीक्षा के दिनों में आउटडोर तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से भी परीक्षा स्कोर में भारी गिरावट आ सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ब्राजील की ऐसी 10% नगर पालिकाओं में जहां बहुत अधिक तापमान रहता है, बढ़ती गर्मी के कारण छात्रों का प्रति वर्ष लगभग 1% लर्निंग नुकसान होता है। आपको बता दें कि बढ़ते खाद्य संकट और आर्थिक तंगी के कारण भी स्कूलों में नामांकन कम होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2080 तक 170 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। इससे कई छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इससे लड़कियों की पढ़ाई को विशेष नुकसान भी पहुंचता है। जलवायु संबंधी घटनाएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कम से कम 4 मिलियन लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने से रोक सकती हैं। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और शिक्षा प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं,
इस बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा प्रबंधन के लिए आपदाओं की अर्ली वार्निंग सिस्टम में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखें तो INA रिस्क मोबाइल ऐप इंडोनेशिया में छात्रों और कर्मचारियों को आपदाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्कूली अवसंरचनाएं निर्मित की जानी चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग को आपदाओं को सहने लायक बनाने के लिए उन्हें मजबूत करना चाहिए। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। रवांडा में बाढ़ और वर्षा तूफान से होने वाले भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूल के चारों ओर रिटेनिंग दीवारें बनाई जा रही हैं। कक्षा में तापमान को कम बनाए रखने के लिए उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि केन्या में ग्रीन इकोनॉमी स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान अपनाया गया है। ये योजना बायोक्लाइमेटिक डिजाइन को बढ़ावा दे रही है और अधिक गर्मी के दौरान छात्रों को राहत भी प्रदान कर रही है। बायोक्लाइमेटिक अवसंरचना की बात करें तो इसके तहत स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखकर इमारतों को डिजाइन किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करके अधिक गर्मी के दौरान राहत प्रदान करना है। इसी के साथ अगला उपाय है जलवायु आपदाओं की स्थिति में भी स्कूली शिक्षा जारी रखना। जलवायु संबंधी आपदाओं के दौरान जितना संभव हो सके स्कूलों को खुला रखना चाहिए। साथ ही रिमोट लर्निंग व्यवस्था को बढ़ावा भी देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखें तो घाना के बैक टू स्कूल अभियान के चलते कोविड-19 के बाद घाना में लगभग 100% पुनः नामांकन की उपलब्धि हासिल की गई है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। NTCA के डेटा से पता चलता है कि 2012 से 2022 के दौरान मरने वाले बाघों में आधे से अधिक यानी कि लगभग 53.2% बाघों की मौत टाइगर रिजर्व्स के अंदर हुई है, जबकि लगभग एक तिहाई यानी 35.22% बाघों की मौत टाइगर रिजर्व्स की सीमा के बाहर हुई है। वहीं 2023 में 178 बाघों की मौत हुई थी, जो 2012 के बाद से सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, 2012 से 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु हुई है। इसी के साथ चलिए अब भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। ये भारत की एक फ्लैगशिप प्रजाति है और साथ ही ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान यानी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार पूरे देश में इनकी संख्या 3682 है। ये भारत के सभी क्षेत्रों में और साथ ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। वहीं दुनिया की टोटल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 75% केवल भारत में पाया जाता है और भारत में भी इनकी सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान है। भारत में बाघ पर्यावास की बात करें तो भारत में ये शिवालिक गंगा मैदान, मध्य भारत और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान तथा सुंदरबन आदि जगहों पर पाए जाते हैं। आइए अब इनकी विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। बाघ एक एकांत में रहने वाला, ज्यादातर समय अकेले बिताने वाला, एक निशाचर और अपनी सीमा क्षेत्र निर्धारित करने वाला जीव है। आमतौर पर एक एडल्ट मेल टाइगर का क्षेत्र 2 से 7 फीमेल टाइग्रेस के क्षेत्र को मिलाकर हो सकता है। हर एक बाघ के शरीर पर मौजूद धारियां अलग अलग होती हैं। जिस तरह सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार सभी बाघों की धारियां भी अलग अलग होती हैं। इनको होने वाले खतरों पर भी गौर करते हैं। बाघों को पर्यावास का नष्ट होना, शिकार प्रजातियों की कमी, गैर कानूनी शिकार और अवैध व्यापार, मनुष्यों के साथ संघर्ष जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। IUCN लाल सूची में इनका दर्जा एंडेंजर्ड है और साथ ही ये साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी सूचीबद्ध है। इन पर मंडरा रहे विलुप्ति के इस खतरे को देखते हुए बाघ के संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं। भारत द्वारा किए गए उपायों की बात करें तो पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य टाइगर रिजर्व में बाघों का इन सीटू संरक्षण करना है।
अगला उपाय है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का गठन। ये एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए WPA 1972 में संशोधन करके किया गया था। इसका कार्य बाघों की आबादी की निगरानी करना है। और तीसरा उपाय है M-Stripes। ये अधिक प्रभावी गश्त और डेटा संग्रह के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली है। आखिर में वैश्विक स्तर पर किए गए उपायों पर भी एक नजर डालते हैं। वैश्विक बाघ पहल 2008 में शुरू की गई थी। ये विश्व बैंक की पहल है। इसके तहत बाघ आबादी वाले देशों को बाघ संरक्षण प्रयासों में सहायता दी जाती है। अगला है ग्लोबल टाइगर फोरम। ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है। ये बाघ आबादी वाले देशों में बाघ संरक्षण के लिए कार्य करता है। इनके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे कि विश्व वन्य जीव कोष WWF की टाइगर्स अलाइव पहल, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है, आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है लाटविया। भारत ने लाटविया में नए रेजिडेंट मिशन का संचालन किया। ऐसे में लाटविया के बारे में जानकारी प्राप्त करना काफी जरूरी है। ये यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। इस देश की भूमि सीमाएं उत्तर में एस्टोनिया, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस और दक्षिण में लिथुआनिया से लगती हैं। और इसकी समुद्री सीमाएं बाल्टिक सागर और रीगा की खाड़ी से लगती हैं। इस देश की जलवायु आर्द्र है। यहाँ का उच्चतम बिंदु गाइजन कालन्स पहाड़ियां और प्रमुख नदियां डोगावा, वेंटा आदि हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत ने आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने जैसे कई क्षेत्रों में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है। विश्व व्यापार संगठन की विश्व टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत गैर प्रशुल्क उपायों यानी नॉन टैरिफ मेजर्स का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था। भारतीय रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR पर मानदंड प्रस्ताव का मसौदा जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन मानदंडों के पालन से बैंक की आय 4 से 11% तक कम हो सकती है। लद्दाख में स्थापित भारत के ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप ने 116 मीटर लंबे इमारत के आकार के क्षुद्र ग्रह की तस्वीरें खींची हैं। पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने के दौरान इस क्षुद्र ग्रह की तस्वीरें खींची गई। ये पूरी तरह से रोबोट से संचालित भारत का पहला ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है। भारत सरकार ने संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना यानी मॉडल स्किल लोन स्कीम शुरू की है। ये कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना 2015 का संशोधित संस्करण है। भारत 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता करेगा। भारत से पहले इसकी अध्यक्षता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर रहा था। फिलिस्तीन के सेंट हिलेरियन मोनेस्ट्री को यूनेस्को ने खतरे वाली विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। 33वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ पेरिस में हुआ। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 32 अलग अलग खेल आयोजित किए जाएंगे। इस ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग नए खेल के रूप में शामिल किए गए हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।